मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के निर्देश। कहा, डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए करारों को तेजी से धरातल पर उतारा जाए। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आज, कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आधुनिक मदरसों के पहले सेशन का नाम अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुद्रपुर। भाजपा युवा सिख सम्मेलन में हुए शामिल। 2024 में फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का लिया संकल्प। शीतकाल में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की सुरक्षा करेगी आईटीबीपी। आईटीबीपी के 30 जवान दिन रात मंदिर की सुरक्षा में रहेंगे तैनात। पहले पीएससी जवान थे तैनात। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से हम आपको खबर बता दें, जहां विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट देहरादून में कार्यक्रम किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मानदेय एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बांटे। सीएम ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कार्यक्रम में प्रस्ताव रखा है, जिसमें मार्च माह से शुरू होने जा रहे मदरसों के पहले सेशन का नाम पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखा जाएगा। आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। पहले तो सब लोगों को इस विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान वो ऐसा मुल्क है जिसमें हर तरह से अल्पसंख्यक पूरी तरह से महफूज और सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि जो यहाँ अल्पसंख्यक है वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक है। और मैं ये कहता हूँ कि जो खूबसूरती उत्तरा हिंदुस्तान के अंदर है वो दुनिया में कहीं नहीं है। आज उसका जीती जागती मिसाल इस कार्यक्रम में देखने के लिए मिली। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज कई सारी चीज़ों को यहाँ कहा है। हम लोगों ने भी प्रस्ताव रखा है जो उत्तराखंड मदरसों का एक मॉडल बनाने जा रहा है, जिसका पहला सेशन मार्च से स्टार्ट होगा। उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा जाएगा। एक राष्ट्रीय विचारधारा, कैसे मदरसों से निकले हुए बच्चे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, कैसे वो हाफिज कुरान के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट बनकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलकर कैसे विश्व गुरु बनाने की मुहिम में भारत का साथ दे सकते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद दिलाने का ये दिवस है। और आप सब जानते हैं हमारा देश विभिन्न संप्रदायों का, अवगणित भाषा बोलियों का देश है। विविधता में एकता ही हमारा मूल मंत्र है। और भारत की एकता अखंडता का मूल भी हमारी यही सांस्कृतिक विभिन्नताओं में पाए जाने वाली एक रूपता है। और हमारे भारतीय संस्कृति सभी पंथ, मार्ग, संप्रदायों का सम्मान करने की रही है। और हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सत्यम एकम विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है और विद्वान लोग इसे अलग अलग तरह से पाते हैं। भारत की संस्कृति ने हमेशा सर्वधर्म धर्म संभाव की भावना को अपनाकर वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का पालन किया है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा पारसी समुदाय है, जिसकी संस्कृति आज केवल भारत में बची हुई है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो भारत की महान संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो केवल परिभाषित ही नहीं करती है, बल्कि हमारे सामने प्रकटीकरण उसका होता है। खटीमा तहसील सभागार में उत्तराखंड किसान आयोग की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें उपाध्यक्ष राजपाल सिंह तथा सितारगंज चीनी मिल प्रबंधक अमर शर्मा, उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और समिति के सचिव गांधी राम की उपस्थिति में किसानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीड़ित किसानों ने गन्ना सेंटरों से समय पर गन्ना लेने तथा समय पर पर्याप्त पर्चे देने, केंद्रों पर ट्रांसपोर्टर की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर तथा समय पर भुगतान करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
किसानों की ट्रालियां सेंटरों पे 8-8, 10-10 दिन खड़ी हो रही हैं और वहाँ पे उखाड़ नहीं हो रही और पर्चियां लैप्स हो जा रही हैं, जिस कारण किसानों को बहुत भारी दिक्कत होती है। गन्ना भी सूख रहा था, पर्ची भी लैप्स हो रही है। उस संबंध में किसान बार बार बिल प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा था। आज फाइनली किसान आक्रोशित थे खटीमा के, हम गन्ना सितारगंज चीनी मिल को नहीं देंगे। उनका जो प्रबंधन था वो भी आया, बैठ के एसडीएम साहब भी थे, सब लोग बैठ के चर्चा हुई और उन्होंने एग्री किया कि हम तत्काल गन्ना उठाने की व्यवस्था करेंगे, हम किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़िया करेंगे। और हमने कहा कि किसान जो ट्रॉली लेकर आएगा वो वेट नहीं करेगा, वो अपना गन्ना तुलाएगा और वहाँ पर ग्राउंड में फेंक जाएगा। उठाने की जिम्मेवारी आपके ट्रांसपोर्टर की है, ना कि किसान की है। खटीमा समिति के किसानों ने माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक की थी। उसमें माननीय एसडीएम साहब, सचिव साहब सब मौजूद थे। किसानों की कुछ छोटी छोटी जो समस्याएं थी, जैसे गन्ने को उठान को लेकर थी, उसका चीनी मिल ने आश्वासन दिया है कि जहां भी किस तरह की समस्या उसका प्रबंधन ठीक किया जाएगा। और जहाँ तक हायल पर्ची की सवाल था, वहाँ पर माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि हायल पर्ची मत तोलिए, तो हम इस पर भी ध्यान देंगे, हम हायल पर्ची नहीं तोलेंगे। और मिल ने किसानों से यह आश्वासन लिया है कि जितने का मोड है 30 क्विंटल 27 क्विंटल की पर्ची पर 30 और 45 क्विंटल पर 50, इससे ज़्यादा गन्ना नहीं तोला जाएगा, जिससे सेंटरों पर व्यवस्था ठीक ठाक बनी रहे। मिल की तरफ से ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी भी स्टाफ को नहीं है। हमने अपने कांटे 0 पे चला रखे हैं, किसी समय भी हमारे कांटे चेक किए जाते हैं, चाहे वो मिल गेट का हो चाहे हो। ना हमने किसी अपने तोल बाबू को, ना किसी लेबर के ठेकेदार को कहा कि आप किसान से पैसे लीजिए। हमारे क्षेत्र के गन्ना किसान यहाँ पर आए थे, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मिल प्रबंधन को लेकर, जिसमें मतलब कि एक तो उनके द्वारा कुछ सेंटर इंचार्ज द्वारा कुछ कमीशन दिया जा रहा है 3%, और जो गन्ना उठान में है उसमें भी मजदूरी में 50 रुपये प्रति ट्रॉली ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आज यहाँ पर चीनी मिल के जीएम साहब भी आए हुए थे, हमारे सचिव थे, उपाध्यक्ष किसान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष भी थे और चेयरमैन साहब भी थे। तो उनके सामने सब किसानों ने अपनी समस्या रखी और जीएम साहब ने वादा किया है कि इन सब समस्या को समाधान कर देंगे और किसानों को किसी प्रकार की जो कठिनाई हो रही है उसका हम रिजॉल्व करेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद दोनों धामों की सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की तैनाती कर दी गई है, जहां एक प्लाटून तैनात रहेगी, जिसमें आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर अधिकारियों के साथ करीब कुल 25 सुरक्षा कर्मियों का दस्ता भी मौजूद रहेगा। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद प्रदेश सरकार ने आईटीबीपी की तैनाती कर दी है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के हिमवीर अधिकारियों के साथ करीब कुल 25 सुरक्षा कर्मियों का दस्ता मौजूद रहेगा, जिसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। और अभी सरकार द्वारा भगवान बद्री विशाल के मंदिर में जो पहले पीएससी थी उसको हटा करके आईटीबीपी की 23 बटालियन देहरादून से मंगा के यहाँ पे तैनात कर दिया है। इसमें इनके 20 जवान यहाँ पे भगवान बद्री विशाल की सुरक्षा हेतु लगाए गए हैं और ये अपनी सुरक्षा में यहाँ पे तैनात हैं। इसी तरह भगवान बद्री विशाल की जो सुरक्षा जो हो रही काफ़ी अच्छी यहाँ पे सीमा भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा यहाँ पे जो तैनाती दी जा रही है और मैं अपने सरकार केंद्र सरकार का धन्यवाद करूँगा। केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान के तहत में व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। शीतकाल में भी वहाँ पर निर्माण कार्य चलते रहते हैं और उसके कारण से निर्माण कार्यों के चलते वहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बनी रहती है। निर्माण एजेंसियों से जुड़े हुए तमाम लोग, मजदूर इत्यादि भी रहते हैं। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से गत वर्ष मैंने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था कि दोनों धामों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। तो उस आधार पर वहाँ पर गत वर्ष भी आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया था और इस वर्ष भी कपाट बंद होने के पश्चात फिर प्रदेश सरकार के स्तर से प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और कल से वहाँ पर दोनों धामों में एक प्लाटून आईटीबीपी के जवानों की तैनाती हो गई है और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करूंगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पिछले साल से चल रहे व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण कार्य और लोगों की आवाजाही को देखते हुए बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सरकार से धामों की विकट भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर आईटीबीपी को तैनात किए जाने की मांग की थी। इस पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से आईटीबीपी के तैनाती का अनुरोध किया था। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने पिछले साल से शीतकाल में धामों की सुरक्षा आईटीबीपी के जवानों को सौंप दी थी। इस साल फिर कपाट बंद होने के बाद
प्रदेश सरकार ने धामों में आईटीबीपी की तैनाती कर दी गई है। जोशीमठ से संजय कुंवर के साथ देहरादून से विनय सूद की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने हरिद्वार स्थित एक निजी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में हरिद्वार के सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त और महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी भी मौजूद रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और कहा कि देवभूमि हॉस्पिटल के द्वारा जनता को बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। बहुत ही मेडिकल के क्षेत्र में हरिद्वार के लिए एक अच्छा आप इसको कह सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब को बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले समय में निश्चित रूप से मेडिकल के क्षेत्र में हरिद्वार जिले में, जिसको हम पहले सोचते थे कि शायद आखिरी पायदान पर प्रदेश का जिला है, लेकिन अब आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज भी हमारा इसी साल शुरू हो रहा है और अनेक जो और सुविधाएं हैं वो भी यहाँ प्राप्त हो रही हैं। उसी दिशा में आज डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू हुआ है, इसके लिए मैं बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उचित दरों पे अच्छी इलाज की सुविधा अवेलेबल है, जैसे कि सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, एंडोस्कोपी, इको, कोलोनोस्कोपी, तो सारी सुविधाएं न्यू हरिद्वार में बिल्कुल देवभूमि के सामने हम लोगों ने अवेलेबल करवाई है। और माननीय मदन कौशिक जी और सीएमओ सर का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि वो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे आए और उन्होंने इसका शुभारंभ किया। चंपावत के तल्ला मानर गांव के ग्रामीणों ने सड़क मार्ग निर्माण के दौरान पुलिस बल की तैनाती की मांग की है। बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने मार्ग निर्माण के दौरान पुलिस बल की तैनाती की मांग की। ग्रामीणों ने कहा, सड़क निर्माण के दौरान गांव के कुछ लोगों की तरफ से विवाद किया जा रहा है, इसके चलते सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। हमने सड़क निर्माण स्थल पर पुलिस बल की तैनाती की मांग की है ताकि सड़क निर्माण कार्य किया जा सके और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं एसडीएम ने एसओ को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। साल पुराना जो हमारा गोचर है वो इन्होंने अधिग्रहण करके उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जिससे हम प्रशासन या एडम साहब से हमारी गुहार है कि हम तुरंत इस रास्ते को खोला जाए, जिससे हमारी गाय बच्ची आने जाने में और साग सब्जी, दूध, डेयरी, कई क्या नाम कहते हैं डिलीवरी और बूढ़ी माँ अगर हम अस्पताल में ले जाते हैं रास्ते में डेथ हो जा रही है। इससे हमें प्रशासन से हमारी ये मदद है, हमें 2 लेडीज पुलिस 2 जेंट्स जरूर हमारी सहायता के लिए भेजी जाए, तब जाके हम आगे को कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जब ये परसों जेसीबी गई तो कुछ महिलाओं ने वहाँ पे बहुत ही विवाद किया और विवाद की स्थिति आगे जेसीबी पुनः वापस आ गई और ग्रामीणों का बहुत ही आक्रोश है। अब वहाँ पे लगभग 150-200 लोग वहाँ पे रहते हैं, पिछले कई वर्षों से रोड से विहीन हैं। तो वो लोग चाह रहे हैं कि सरकारी भूमि का मतलब रास्ते के रूप में एक 4 से 4.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, उसको ही वह सुधारना चाह रहे हैं। और उसके लिए ये सब ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि रास्ता खोलने के लिए, उसमें कि रास्ता बना है उसमें बिच्छू घास जमी है, तो उसको खोलने के लिए उसमें ही विवाद हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं खुलने देंगे और वहाँ गाली गलौज और महिलाएं सामने आ जाती। देहरादून में हर सोमवार की तरह कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई हुई। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान की अध्यक्षता में हुई इस जन सुनवाई में तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान करीब 112 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकतर मामले भूमि संबंधित विवाद के रहे। इस दौरान कुछ शिकायतों का निराकरण मौके पर ही किया गया। वहीं सीडीओ झरना कमठान ने कई शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अधिकतर शिकायतें जो है भूमि संबंधित विवाद से थी। कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जो सिविल प्रकृति की थी, लेकिन फिर भी जो शिकायत करता है उनके द्वारा यहाँ कंप्लेंट करी गई है। इसमें जो संबंधित उप जिलाधिकारी और तहसीलदार है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि समस्या का यथाशीघ्र समाधान करें, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी थी जो भूमि विवाद की तो थी लेकिन वो सिविल प्रकृति की थी, वो एसडीएम तहसीलदार से संबंधित नहीं थी, तो उनका एक तरह से मौके पर ही निस्तारण हो गया है। उनको शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया है और जिसमें कार्रवाई राजस्व विभाग के अधिकारियों के स्तर से अपेक्षित थी वो शिकायतें उनको प्रेषित कर दी गई है। वो यथाशीघ्र उसमें अपनी आख्या प्रेषित करेंगे।
लक्सर के गंगनवाली गांव में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी के नेतृत्व में मजदूरों के नेता सुभाष चौधरी को संगठन का प्रदेश महासचिव बनाया गया। इस दौरान संगठन के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव सुभाष चौधरी द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उचित उम्मीदवार के अभाव में संगठन के बीच का ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारकर जीत हासिल करने का ऐलान किया गया। वहीं प्रदेश महासचिव नितिन चौधरी के मुताबिक क्षेत्र के किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग विशेष की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही एक विशाल आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन बानू में प्रदेश महासचिव बनाया गया है, जिससे कि आज संगठन को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है और बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी भाई से। और आज इतने भाइयों को देख के लगा कि संगठन और बहुत ज्यादा मजबूत हुआ उत्तराखंड में, और सब पदाधिकारी सब भाइयों को साथ में लेकर इकट्ठे उत्तराखंड में किसानों की जो आवाज है उसको उठाने का काम करेंगे। हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जिम्मेदारी होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसे दिल से निभाना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा अभी बाढ़ आई यहाँ हमारे उत्तराखंड में, पूरे क्षेत्र खादर क्षेत्र बर्बाद, और 1100 रुपए बीघा, 1200 रुपए 1100 रुपए बीघा का चेक दिया। उन चेकों में भी बहुत धांधलेबाजी हुई। ये शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है, और हर आदमी को चेक अभी तक नहीं मिला। 3 महीने नहीं हुए अभी बाढ़ को गए हुए, और अभी कम से कम किसान की जो फसल आती है वो 1 साल से पहले नहीं आती। तो इसलिए इन सब चीजों को हम उठाओगे, मुद्दा उठाओगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और बिजली का बिल माफ कराओगे। दूसरा, ये जो आप लोगों का कृषि कार्ड है ये भी सब माफ होगा। देखिए, चुनौती तो हमारी सरकार के साथ ही रहती है, और आज हमें एक सुभाष चौधरी के रूप में एक बहुत बढ़िया अपना हमें प्रदेश महासचिव मिला है, और उम्मीद करते हैं कि संगठन को बल मिलेगा और किसान मजदूर की बात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये हमेशा संघर्षरत रहेंगे। दूसरा एक चीज है कि सरकार जो है 3 महीने में ये कहा था कि 3 महीने में बिजली का ये होगा, कर्जे का ये होगा, कुछ नहीं हो रहा। किसान त्रस्त है, उसका साल भर से पहले कहीं से पैसा आने वाला नहीं है। इसके लिए ये बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं, सड़क से सदन तक उठाने का काम। ऋषिकेश में केएमसी संस्थान का विधिवत शुभारंभ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने किया। मौके पर यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट और कनक धनाई भी मौजूद रहे। हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर सुनील गुप्ता का दावा है कि केएमसी सेंटर उत्तराखंड में मात्र एक निजी ऐसा संस्थान खोला गया जिसमें उत्तराखंड के लोगों के लिए सेवा भाव से कैंसर का इलाज देने का उपचार किया जाएगा। डॉक्टर सुनील ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई पिछड़े गांवों को गोद लिया है और उत्तराखंड के सभी पहाड़ी क्षेत्रों को गोद लेने की इच्छा रख रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के केंद्र बिंदु ऋषिकेश में केएमसी कैंसर सेंटर खोला है। हमने यहाँ सुना कि जो केएमसी है नया, जो यहाँ पे जो अस्पताल खोल रही है, इंस्टीट्यूट खोल रही है कैंसर के लिए। कैंसर ऐसी बीमारी है जो ठीक होना बहुत मुश्किल है। ये हमें 3rd 4th स्टेज में पता लगता है हमें कैंसर हो गया, उससे पहले पता नहीं लगता। इसीलिए आज जो हमारे केएमसी के जो मालिक है, जो डॉक्टर साहब है, उनका ये जो प्रयास है कि पूरे पहाड़ में, पूरे उत्तराखंड को जो है कैंसर मुक्त किया जाए। और जब ये 1st स्टेज 2nd स्टेज में होगा तो जितने भी लोग हैं सब यहाँ आ जाए, वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मशीनें बहुत अच्छी मशीनें हैं। इतने पहाड़ी हम लोग हैं, पहाड़ के वासी है, सभी यहाँ से हम फायदा लेंगे, सबको फायदा हो जाएगा। इसीलिए केएमसी का उद्घाटन हुआ है। तो पहाड़ का जो पेशेंट आता था, मुझे ऐसा लगा कि उसमें जागरूकता की कमी है और वो बेचारा भटकता बहुत है। तो फिर हमने सोचा कि उत्तराखंड में एक सेंटर शुरू करते हैं जहाँ पे हम नियमित रूप से परामर्श देंगे। पहाड़ के किसी भी हिस्से से निःशुल्क वाहन से उस रोगी को अपने मेरठ में पूरा इलाज देंगे, और वहाँ भी बहुत ही रियायती शुल्क पे जो वो अफोर्ड कर सकता है उस पर इलाज देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में है वो ये है कि हम कैंसर जागरूकता, जो भी महंत जी ने भी कहा, कैंसर की सबसे बड़ी समस्या है जागरूकता। तो हमारा मेन उद्देश्य पहाड़ के जो हमारे बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, तो हम उन्हें कैंसर जागरूकता के लिए काम करेंगे। फ्री कैंप लगाएंगे और आवश्यकता अनुसार जो उनको कैंसर की वर्ल्ड क्लास सर्विसेज चाहिए वो उनको यहाँ पर भी देंगे और मेरठ में भी देंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का दिखना लगातार जारी है। ताजा मामला हरिद्वार के जगदीशपुर क्षेत्र का है, जहां एक कॉलोनी में हाथियों के झुंड को
कदमी करते हुए देखा गया। इस दौरान वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। साथ ही स्थानीय लोग भी हाथियों को देखने के लिए घरों से बाहर आ गए और हाथियों का झुंड बिना किसी झिझक के लोगों के बीच टहल रहा था। थोड़ी ही देर बाद हाथियों का झुंड वापस जंगल की ओर चला गया। वहीं इस विषय पर हरिद्वार के रेंजर शैलेंद्र नेगी ने बात करते हुए बताया कि हाथियों का झुंड इस रास्ते पर अक्सर देखने को मिलता है और प्रशासन इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं ताकि आम जन को किसी भी तरह का खतरा ना हो। आबकारी विभाग रुड़की लगातार अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन देहात क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीते रोज आबकारी विभाग की टीम ने नारसन कला गांव में छापेमारी की, जहां मौके पर 500 लीटर लहन और 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग की टीम ने बरामद लहन और कच्ची शराब को मौके पर नष्ट कर दिया, जिससे शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। भारत विकास परिषद उत्तर मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय क्षेत्रीय अधिवेशन का समापन हो गया है, जिसका उद्घाटन जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया था। अलग अलग सत्रों में आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में 450 से ज्यादा डेलीगेट्स ने भाग लिया। वहीं अधिवेशन के विषय में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा ने कहा कि इस 2 दिवसीय अधिवेशन के दौरान अलग अलग सत्रों के संगठन की गतिविधियों और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने आगे कहा कि भारत विकास परिषद विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा में अपना निरंतर योगदान दे रहा है। विकास परिषद पूरे देश में सेवा और संस्कार के कार्य के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने वाला संगठन है। हमारा संगठन की दृष्टि से पूरे देश को 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। उनमें से एक क्षेत्र है उत्तर मध्य क्षेत्र 1, यानी एक नंबर। उस क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र और पूरा उत्तराखंड शामिल है। इस क्षेत्र में हमारे सांगठनिक दृष्टि से 8 प्रांत हैं। उन 8 प्रांतों का द्विवार्षिक अधिवेशन होता है, जो इस वर्ष उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है। ये 2 वर्ष में एक बार हम लोग यहाँ जब मिलते हैं तो सभी शाखाओं के प्रांतों के सदस्य अपनी जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और कुछ अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारी यहाँ पर विभिन्न विषयों पर उनको मार्गदर्शन देते हैं। जो सदस्य और पदाधिकारी प्रांतों से आए हैं वो अपने सुझाव देते हैं आगामी वर्षों के लिए, और उनकी कोई समस्याएं या जिज्ञासाएं होती है तो उनका समाधान किया। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में लोकसभा प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग बढ़ चुकी है। ऐसे में हरिद्वार से खानपुर विधायक उमेश कुमार ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं भावना पांडे भी जोरों शोरों से अपने प्रचार में लगी हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने उमेश कुमार की ओर से कराई गई कन्याओं की शादी पर तंज कसते हुए कहा कि ये शादी अब फर्जी रूप से कराई गई है, उनकी जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।